जितना पैसा एक स्कूल बनाने में लगता है या एनजीओ में कंट्रीब्यूशन करने में लगता है, इतने में तो आप एक कोई अच्छा बिजनेस भी रन कर सकते थे। सर बिजनेस की अगर बात करें तो आज के टाइम में हर जगह देखें तो बिजनेस ही है। बहुत छोटे छोटे बच्चे जो अभी एक एक साल के हैं, जी। उनकी माताएं भी उनको फ़ोन दे देती हैं और बोलती कि बिना फ़ोन के खाना नहीं खाता। आज हमारी जनरेशन सच कहूँ तो नेक डाउन जनरेशन हो चुकी है, क्योंकि बच्चे सारे टाइम मोबाइल पे फोकस करते हैं। जब आप बहुत सारे काम करते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट करते हैं, तो बहुत पैसा खर्च होता है। जी। तो फंडिंग का सोर्स क्या है आपके पास? पैसे को उतनी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए जितनी ज़रूरत है। तो मैंने देखा है कि लोग कहीं भी जाके दान पुण्य करना पसंद करते हैं, गौशाला में दान देना पसंद करते हैं। तो मंदिर में दान हम किसके लिए देते हैं, मैं आपसे पूछना चाहूँगी। ऐसा कोई केस या ऐसी कोई स्टडी या ऐसी कोई घटना आपके साथ घटी हो जो आपके दिल को छू गई हो? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर भूषण एम जुनेजा और आप सब लोग मुझे प्यार से हेल्थी चाचा कहते हैं। दोस्तों, गौरव पोरवाल जी जो तारे ज़मीं पे मैगज़ीन के चीफ एडिटर हैं, उन्होंने एक मुहिम शुरू की है कि ऐसे बहुत से लोग जो समाज में बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं या समाज के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और समाज के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, ऐसे तारों को, ऐसे सितारों को जो हमारे आसपास हैं, उनको ढूंढकर हम हमारे स्टूडियो में लाते हैं, उनसे चर्चा करते हैं कि वो समाज के लिए, देश के लिए, बिजनेस में और क्या कर रहे हैं। तो तरह तरह की सेलिब्रिटीज़ अक्सर हमारे साथ होती हैं और उसी श्रृंखला में आज सुगंधा सिंघानिया जी हमारे साथ हैं। सुगंधा सिंघानिया जी जयपुर से आई हैं और एक एनजीओ चलाती हैं और एनजीओ उनका एक पैशन है और धार्मिक प्रवृत्ति की महिला हैं, समाज के लिए बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो आज हम उनसे मुलाकात करेंगे, उनके बारे में, उनके कार्यों के बारे में हम आज जानने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम स्वागत करते हैं सुगंधा सिंघानिया जी का। सुगंधा सिंघानिया जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। थैंक थैंक यू। यू सर। आप आए और आते ही आपके साथ सवालों की बरसात हम शुरू करने वाले हैं। जी सर। तो मेरा सबसे पहला सवाल ये कि आपके मन में ये कब और कैसे आया कि एक एनजीओ शुरू किया जाए? सर सच कहूँ तो मन में ख्यालात तो काफ़ी टाइम से थे, बट मेरी मदर के एक्सपायर होने के बाद और अभी रिसेंटली मेरे फादर को 1 साल हो गया एक्सपायर हुए, तो उनके बाद मुझे ये ख्याल आया कि मैं ऑलरेडी एक स्कूल रन कर रही हूँ जहाँ मैं डम बच्चों को, ऑटिस्टिक बच्चों को या ऐसे बच्चों को जिनको एजुकेशन नहीं मिल पा रहा, जिनके पेरेंट्स एफोर्ड नहीं कर पाते, तो मैंने वो स्कूल भी इसीलिए स्टार्ट किया था कि उन बच्चों को एजुकेशन मिल पाए, क्योंकि एजुकेशन ही सब कुछ है। तो उसी को मोटिव मान के कह लीजिए या उसी बेसिस पे मैंने इस एनजीओ की शुरुआत करी है। बहुत बढ़िया। तो आपने एनजीओ की शुरुआत करी और आपने बताया कि आप एक स्कूल भी चलाते हैं स्पेशली डिसेबल्ड बच्चों का। जी। तो ये एक समाज के लिए किया गया एक बहुत बड़ा काम है। जी। तो जितना पैसा एक स्कूल बनाने में लगता है या एनजीओ में कंट्रीब्यूशन करने में लगता है, इतने में तो आप एक कोई अच्छा बिजनेस भी रन कर सकते थे। सर बिजनेस की अगर बात करें तो आज के टाइम में हर जगह देखें तो बिजनेस ही है। कोई अच्छा कार्य कोई करना ही नहीं चाहता, या अगर कोई करता भी है तो उसमें भी वो अपना फ़ायदा देखते हैं। पर मैंने ज़िंदगी से और सच कहूँ तो मेरी माँ से एक ही चीज़ सीखा है कि अपने लिए सब जीते हैं, अपनों के लिए जीने में जो मज़ा है ना, वो अपने लिए जीने में नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी सोच है आपकी। जो आपका एनजीओ है उसका नाम है राजसू मेमोरियल करके कुछ आपने बताया था मुझे। जी सर, राजसू तो ये मेमोरियल। राजसू नाम आपको कहाँ से मिला? एक्चुअली राजसू नाम मेरे मदर फादर का है। मेरे फादर का नाम मिस्टर राजकुमार अग्रवाल है और मेरी मदर का नाम सुमन अग्रवाल है। तो उन दोनों को कंबाइन करके मैंने राजसू मेमोरियल फाउंडेशन की नींव रखी है। बहुत बढ़िया। तो एनजीओ बनाने के पीछे आपकी प्रेरणा क्या है? सर सबसे बड़ी प्रेरणा तो जब मैं अपने आसपास देखती हूँ गरीबी, लाचारी, नीडी लोग को, या
सच कहूँ तो आज की जो जनरेशन है, जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है, अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूँ फैमिली की, रिश्तेदार की, रिलेशंस की, तो मैंने देखा है कि लोग कहीं भी जाके दान पुण्य करना पसंद करते हैं, गौशाला में दान देना पसंद करते हैं, पर अगर हमारे घर में या हमारे इर्द गिर्द कोई नीडी है तो उसको हेल्प करना पसंद नहीं करते हैं। और मुझे ये चीज़ कहीं ना कहीं बहुत खटकती है और तकलीफ़ देती है। और मेरा ये मानना है कि अगर भगवान ने आपको सामर्थ्यवान बनाया है, इस योग्य बनाया है, तो आपको एक्चुअल जो नीडी है, जिनको सही मायने में ज़रूरत है, उनकी हेल्प करनी चाहिए। पर वो आज के टाइम में मैंने देखा है कि कोई 1% लोग ही हैं जो ऐसी सोच रखते हैं। बाकी तो इंस्टा रील के लिए कह लीजिए आप, या अपने प्रमोशंस के लिए कह लीजिए, या शो ऑफ के लिए कह लीजिए, दान पुण्य कर लेंगे। लेकिन अगर अपने घर में भी कोई नीडी है, ज़रूरतमंद है, तो उसको पैसा देना पसंद नहीं करेंगे। अब आपने जो ये बात कही तो मुझे ख्याल आया, एक बहुत बड़े फिल्म स्टार है, मैं नाम नहीं लूँगा, बड़ा बखेड़ा खड़ा हो जाएगा, कि वो मंदिरों में जाके तो लाखों करोड़ों का दान दे देते हैं, लेकिन अपने छोटे भाई को वो सपोर्ट नहीं करते हैं। जी। तो ये आपने बहुत ही एक अच्छी बात कही कि हम मंदिर में या आसपास, मंदिर में दान देना चाहिए, बट अगर ज़रूरतमंद है हमारे समाज में, हमारे आसपास में, परिवार में, तो उनको भी कुछ ना कुछ सहयोग देना चाहिए। तो सर, यहाँ मैं आपको एक बार इंटरप्ट करना चाहूँगी कि जैसा आपने कहा मंदिर में, तो मंदिर में दान हम किसके लिए देते हैं, मैं आपसे पूछना चाहूँगी। एक हमारे देश में ना सालों से एक प्रथा प्रथा चली चलती आ आ रही रही है, है। तो उस प्रथा को फॉलो कर रहे हैं कि मंदिर जाना है तो भगवान की गुल्लक में कुछ ना कुछ पर कर। ना तो वो पैसे भगवान के खाते में जाते, ना उसको भगवान यूज़ करते। और जहाँ तक मेरा मानना है या मैंने देखा है, वो पैसे जिनके लिए दान पेटी में दी जाती है उनके पास भी नहीं पहुँचते हैं। वो पैसे तो कहीं और ही पहुँचते। ये बात से शायद आप भी सहमत होंगे मेरी इस बात से। मैं 200% सहमत हूँ मैडम, मैंने पुजारियों को 25-25 तोले सोना पहने देखा है। तो आपकी बात का जवाब एक ही लाइन में है। तो आपके एनजीओ का मेन मिशन क्या है? सर, मेरा मेन मिशन बच्चों की एजुकेशन और वुमेन एम्पावरमेंट को लेके है। जो लेडीज़ पीड़ित हैं या जिनको समाज से किसी भी तरीके का सपोर्ट नहीं है, नीडी हैं, प्रताड़ित हैं, उन सबको हेल्प करना, उनको सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाना, उनमें एक जज्बात पैदा करना कि हम किसी से कम नहीं है। अगर कहते ना, एक औरत चाहे, एक लड़की चाहे, एक महिला चाहे, तो वो बहुत कुछ कर सकती है, पर वो कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं हमारे अपने ही खो देते हैं। तो उस कॉन्फिडेंस को उनके अंदर कायम रखना और उस कॉन्फिडेंस को वापस से उनमें बूस्टअप करना ही मेरा मेन मोटिव है। और ऑब्वियस सी बात है कि मैं खुद एक वुमेन हूँ, खुद एक बेटी हूँ, बहू हूँ, महिला हूँ। तो मैं चाहूँगी कि हर लड़की अपने आप में कैपेबल हो और इतनी सक्षम हो कि आज जो हमारे समाज में अभी भी कह लीजिए गंदगी हो रही है, या रोज़ तलाक जैसी चीज़ें बहू बेटियां, लड़कियां सफ़र कर रही हैं, उनको वो ना करना पड़े। क्योंकि जब आप फाइनेंशली स्ट्रांग होते हैं ना, तो कहते हैं ना सर, पैसे में बहुत बड़ी ताकत होती है। जब पॉकेट में आपके पास पैसे होते हैं ना, तो उसकी खनक अलग होती है, एक कॉन्फिडेंस अलग होता है। और ये मेरा खुद का एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। इसीलिए मेरा मेन मोटिव है कि जो भी लेडीज़ जेन्युइनली परेशान हैं, उनको मैं हेल्प कर सकूं, उनके लिए कुछ कर सकूं। बेसिकली सेल्फ डिपेंडेंट बनने के लिए कुछ वो नया रोजगार कर लें या कुछ एजुकेशन में करके कुछ और आगे बढ़ना चाहें, फिर समाज के लिए कॉन्ट्री, बेसिकली उनके लिए कमाई का जरिया बनाना चाहते हैं आप, जी। जिससे सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए वो। जी। बहुत बढ़िया सोच है आपकी। तो जैसे कि
मुझे पता है कि आपका एनजीओ बहुत पुराना नहीं है, पिछले कोई आप लगभग साल भर से इसमें काम कर रहे हैं। तो आने वाले टाइम में और आने वाले 2 साल में, 5 साल में आपने एनजीओ को कहाँ देखते हैं? मतलब आप सर, मैं इस एनजीओ को सच बताऊं तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ लेकर चली हूं और चलना चाहती हूं। ये किस मुकाम तक कहाँ तक जाएगा ये तो मैं नहीं जानती, पर इतना ज़रूर जानती हूँ कि जिस उद्देश्य से, या कहते हैं ना, अगर आपकी नीयत अच्छी हो तो नियति भी साथ देती है। तो मुझे मेरे माता पिता के आशीर्वाद और मेरे श्याम बाबा पे भरोसा है कि जिस उद्देश्य से इस एनजीओ का मैंने आरंभ किया है, ये एनजीओ एक दिन इतिहास ज़रूर रचेगा। बहुत बढ़िया। तो आपकी जो सोच है, इस सोच को हम एक्सेप्ट करते हैं और हम हमारी भी शुभकामनाएँ देते हैं कि आप बहुत आगे जाएँ और अपना एक नाम रोशन करें, और आने वाले टाइम में अगर कोई पूछे कि आप सुगंधा जी को जानते हैं, तो लोग हाँ कहें कि हाँ, हम सुगंधा जी को जानते हैं, कि ये वही महिला हैं जो महिलाओं के लिए बहुत अच्छा काम कर रही हैं। थैंक यू तो सो हम भी मच ऐसा सर। सोचते हैं। तो अभी ऐसी कौन-सी आपने परियोजनाएँ बना रखी हैं जिस पे आप मेनली काम कर रही हैं? सर, बेसिकली मेरा अभी यही है कि जो लेडीज़ जॉबलेस हैं, जिनके पास वर्क नहीं है, उनको वर्क देना, उनको काम मिल जाए, और वो जो भी अपना कॉन्फिडेंस उन्होंने लूज़ कर दिया है, वो कॉन्फिडेंस उनमें वापस से बूस्टअप हो जाए। और जो बच्चे एजुकेशन नहीं पा रहे हैं, उसका भी एक रीज़न है कि आज हमारी जनरेशन, सच कहूँ तो नेक डाउन जनरेशन हो चुकी है, क्योंकि बच्चे सारे टाइम मोबाइल पे फोकस करते हैं। करेक्ट। मेरा पेरेंट्स से यही कहना है, बेसिकली वुमेन से, क्योंकि कुछ वुमेन्स में मैंने देखा है कि आदत होती है कि वो सिर्फ अपना, आप कह सकते हैं, पल्ला झाड़ने के लिए, अपनी लाइबिलिटीज़ से मुंह मोड़ने के लिए, या किटी पार्टीज़ में बिज़ी रहने के लिए उन्होंने एक थ्योरी, अपना माइंडसेट बना रखा है कि बच्चे को वो मोबाइल दे देती हैं, जिस कारण आज की जनरेशन और बच्चे मोबाइल एडिक्ट होते जा रहे हैं। मैं इस चीज़ में अगर कहूँ तो बहुत सुखी हूँ कि मेरा बेटा आज मोबाइल एडिक्ट नहीं है, और वो बिल्कुल मोबाइल से दूर रहता है। मैंने उसको इस जनरेशन का हिस्सा नहीं बनने दिया, और ना कभी चाहूँगी कि वो बने। और बाकी बच्चों के लिए भी मैं यही चाहूँगी कि कोई बच्चा इस चीज़ से जितना दूर रहेगा ना, वो सक्सेस को उतनी जल्दी ग्रैब कर पाएगा। तो मेरी हर पेरेंट से, इस समाज से ये गुजारिश है कि हमें इस चीज़ पे सोचना भी चाहिए, और इस चीज़ से हमें खुद को दूर रखना चाहिए। बहुत अच्छी सोच है। मैंने एक बार एक आर्टिकल पढ़ा जहाँ पे पढ़ा कि बहुत बड़े-बड़े जो कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं, वो एक सर्टेन एज तक अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखते हैं। जी। तो ये जो आपकी सोच है, मैं इसमें बिल्कुल आपके साथ हूँ, क्योंकि बहुत छोटे-छोटे बच्चे जो अभी 1-1 साल के हैं, जी। उनकी माताएँ भी उनको फ़ोन दे देती हैं और बोलती हैं कि बिना फ़ोन के खाना नहीं खाता है। जी। सर, तो मेरे पास स्कूल में कई ऐसे बच्चे आए हैं, और एक हाल ही मेरे पास एक ऐसा केस आया कि वो बच्चा हंसना, बोलना, पढ़ना, रिएक्ट करना भूल चुका है। वो आज की डेट में सिर्फ एक ही चीज़ जानता है, मोबाइल फ़ोन। जैसे ही आप उसको फ़ोन दिखाते हैं ना, वो रिएक्ट करता है, वो हंसता है, मुस्कुराता है, आपकी किसी भी सवाल का जवाब देता है। लेकिन जैसे ही उसकी आँख से आप मोबाइल को ओझल कर देते हैं ना, वो बच्चा साइलेंट ज़ोन में चला जाता है, उसकी मुस्कुराहट चली जाती है। अब उसके पेरेंट्स को ये बात रियलाइज़ हो रही है, तो वो मेरे पास आए। बहुत हद तक उस बच्चे में सुधार है। मैंने जो एफ़र्ट्स मैं लगा सकती हूँ, कोशिश कर सकती हूँ, मैंने वो कर रही हूँ। और श्याम बाबा की इतनी कृपा ज़रूर है कि मेरे पास अगर कोई भी केस ऐसा आज तक आया है, तो उसमें इम्प्रूवमेंट ज़रूर आया। बहुत अच्छी बात है। तो यहीं पे हम ये आपसे एक सवाल और करना चाहेंगे कि
ऐसा कोई केस या ऐसी कोई स्टडी या ऐसी कोई घटना आपके साथ घटी हो जो आपके दिल को छू गई हो? सर घटना तो बहुत सारी घटी है, पर सच कहूँ कि मेरी मदर का जाना मेरे लिए कह लीजिए बहुत बड़ा सवाल भी था, बहुत बड़ा चैलेंज भी था, और मुझ में बहुत सारे ड्रेस्टिक चेंजेस मेरी मदर का जाना लेकर आया। क्योंकि मैं मेरी मदर के जाने के बाद ही जयपुर शिफ्ट हुई, और ज़िंदगी से मैंने एक चीज़ सीखा, और जाते जाते मेरी मदर ने मुझे एक लेसन दिया कि बेटा, ज़िंदगी में पैसा आनी जानी है, पैसे को उतनी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए जितनी ज़रूरत है। पहले मेरा माइंडसेट था कि हमें कल के लिए सोचना चाहिए, कुछ बैंक बैलेंस कल के लिए रखना चाहिए, पर मेरी मदर के जाने के बाद मेरा माइंडसेट एकदम चेंज हो गया कि कल किसी ने नहीं देखा है। इनफैक्ट कहूँ तो अगला पल भी किसी ने नहीं देखा है, तो जो है आज जी लो, अभी जी लो, और आज जो ज़रूरत है खुद के लिए, अपनी फैमिली के लिए, हस्बैंड के लिए, बच्चे के लिए, उसको अगर आप पूरी कर सकते हो तो आज कर लो, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कल का, जैसे आपने बोला, कल का और आने वाले पल का, जी। दोनों का कोई भरोसा नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो आपके एनजीओ में नेचुरली जब आप बहुत सारे काम करते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट करते हैं, तो बहुत पैसा खर्च होता है। जी तो फंडिंग का सोर्स क्या है आपके पास? सर, सच बताऊं तो लोगों की दुआएं, माता पिता का आशीर्वाद, और मेरे मम्मी पापा ने आज मुझे इतना कैपेबल बनाया है कि मैं लोगों के लिए कुछ कर सकूं। तो इसलिए आज ये कोशिश मैंने शुरू करी है, और आगे भी यही चाहूँगी, और यही श्याम बाबा से मेरी प्रार्थना है कि आपने आज तक दुनिया के आगे यूं रखा, खुद के आगे यूं रखा, तो हमेशा अपने आगे यूं रखना और लोगों के आगे यूं ही रखना मुझे। बहुत अच्छी सोच है आपकी। क्योंकि मांगी हुई चीज़ सर कभी अपनी नहीं होती है, और हम अगर किसी से कुछ मांगते हैं ना, तो हमें उसे बदले में बहुत कुछ देना पड़ता है, और कभी ना कभी उसका ऋण भी चुकाना पड़ता है। एहसान कहते हैं ना, कुछ पल का होता है, लेकिन उसका खामियाजा आपको ज़िंदगी भर पे करना पड़ता है। करेक्ट। इसीलिए जितना है उतने में खुश रहना सीखा है, और खुद के दम पे श्याम बाबा के भरोसे आज इस मुकाम को मैंने पाया है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आज जो मेरे लिए फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नेबर्स कहते हैं कि सुगंधा को देख के हमें ये ख्याल आता है कि हम भी ऐसे बने, हम भी अपनी फैमिली के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपने बेटे के लिए, अपने माता पिता के लिए कुछ कर सके। जैसे कि मेरे मम्मी पापा कहते थे कि तू हमारी बेटी नहीं बेटा है, तो मैं हर लड़की में खुद को देखना चाहती हूँ, और वो कॉन्फिडेंस चाहती हूँ कि जिस कॉन्फिडेंस से आज मैं यहाँ इस मुकाम पे बैठी हूँ, और इस कॉन्फिडेंस के साथ आज पूरे समाज को ये कह सकती हूँ कि सुगंधा जो है वो सिर्फ अपने माता पिता के आशीर्वाद, उनका मुझ पे भरोसा, और श्याम बाबा के सपोर्ट के बिना मैं कल भी कुछ नहीं थी, आज भी कुछ नहीं हूँ, और आने वाले टाइम भी कुछ नहीं रहूँगी। अगर मेरा श्याम बाबा मेरे साथ है तो मैं दुनिया की हर लड़ाई, हर जंग जीत सकती हूँ, और उसका ही साथ चाहिए मुझे। बहुत अच्छी बात है। तो मैं एक सवाल और पूछना चाहता हूँ कि आपका एनजीओ 12A और 80G में रजिस्टर्ड है अभी? जी सर। बहुत बढ़िया। तो अगर कोई लोग आपको अगर डोनेशन देते हैं तो उनको इनकम टैक्स में छूट भी मिल जाएगी? सर डोनेशन लेना बड़ी चीज़ नहीं होती है, डोनेशन आप क्यों ले रहे हैं वो मायने रखता है। और कभी मुझे भगवान न करे ऐसी ज़रूरत पड़े, मैं ये कहती हूँ कि आप मुझे डोनेशन या मेरे एनजीओ को डोनेशन क्यों दें। आपको अगर अच्छा कार्य करना है तो आप जुड़ के कीजिए ना।
आप मेरे साथ खड़े होके कीजिए कि मैम मेरे पास ये स्कीम है, ये स्ट्रैटेजी है, मैं ब्लड कैंप लगाना चाहता हूँ, मैं बच्चों को फूड डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता हूँ, कुछ तो आप आइए, आपका वेलकम है। मुझे पैसे नहीं चाहिए, सपोर्ट चाहिए, काम करने वाले चाहिए जो मेरे साथ कदम मिला के मेरे साथ खड़े होके काम कर सकें। बहुत बढ़िया। आपने ही बोला कि ब्लड डोनेशन कैंप, जी सर। तो आप जयपुर में ब्लड डोनेशन कैंप कभी भी आयोजन करिए, ब्लड डोनेशन के लिए लॉयंस क्लब की वैन मैं आपके लिए अरेंज कर दूंगा जयपुर में। सर मैं बहुत जल्दी लॉन्च करने वाली हूँ और सबसे पहला फ़ोन मैं आपको ही करूँगी। चिंता न करिए, मैं अक्सर ब्लड डोनेशन कैंप लगाता रहता हूँ और मैं जी। लॉयंस क्लब का जो हमारा एक क्लब है दिल्ली यूथ में, उसका प्रेसिडेंट भी हूँ, सेकंड टाइम प्रेसिडेंट हूँ। तो ब्लड डोनेशन कैंप के लिए मुझे लोग जानते हैं, यहाँ पे मैं करता रहता हूँ। तो आप कहीं भी जयपुर में करते हैं तो मैं ड्राइव करके जयपुर आऊँगा आपको सपोर्ट करने के लिए। और थैंक जयपुर यू में सो मेरे मच सर। बहुत सारे कनेक्ट हैं, उनको भी मैं कम्युनिकेट करूँगा कि आज भाई हम इस डेट को ये कर रहे हैं, तो आप आइए ब्लड डोनेशन कीजिए। और मैं पता लगाने की कोशिश करता हूँ कि लॉयंस क्लब में हमारी बस जयपुर में अवेलेबल है या नहीं है, बट अरेंजमेंट हो जाएगा उसका। थैंक यू सो मच सर। ठीक है जी। तो जैसे आपने बोला कि आपको लोगों का साथ चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, जी लेकिन सर। फिर भी देखो पैसे का काम तो पैसे से होता है। जी सर। कभी कभी ऐसे होता है कि मैडम देखो मैं आपको सपोर्ट तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपके एनजीओ को इतने पैसे डोनेशन देना चाहता हूँ। लेकिन हम सामने वाले के मन में ये भी रहता है कि यार हम डोनेशन दे रहे हैं तो ये सही जगह इस्तेमाल होगा नहीं होगा, तो वो आप कैसे सुनिश्चित करते हैं, उसके लिए आप कैसे कम्युनिकेशन करते हैं? सर मैं खुद उस चीज़ को देखती हूँ, जैसा कि मैंने आपको कहा कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे साथ चाहिए। अगर आप ये कहते हैं कि ठीक है आपके पास टाइम नहीं है, समय का अभाव है, आप ये चाहते हैं कि आपके पैसे को मैं यूटिलाइज़ करूँ, तो मैं तब भी आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप एक बार हमारे ऑफिस आएँ, एनजीओ आएँ। पहले आप खुद सर्वे करें कि यहाँ सही मायने में पैसा जो डोनेट किया जा रहा है, जो भी डोनेशन आ रहा है, उसको उसके निमित्त लगाया जा रहा है या नहीं जा रहा है। अब ऐसे एक दो एनजीओ को मैं जानती हूँ, या कह लीजिए एक दो ऐसी संस्था है जहाँ मैंने पर्सनली ये सर्वे किया है कि वो सही मायने में बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं और उनको डोनेशन जाता है तो वो उसका पूरा पूरा सदुपयोग करते हैं। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं उसमें से एक जगह का नाम लेना चाहूँगी, क्योंकि वो सच में मेरे दिल को छू गया और मैं खुद वहाँ रही हूँ 2 दिन जाके। जब मैंने उसको सर्वे किया, मैंने खुद उस पे एक आर्टिकल भी लिखा है और मैं तहे दिल से, मेरे लिए वो गुरु माता दुनिया उनको कहती है, पर मेरे लिए वो सच में गुरु माता हैं और उनकी सोच को मैं सच में सैल्यूट करती हूँ, क्योंकि मैंने उनको देखा है। उन्होंने लड़कियों के लिए, बच्चों के लिए जो कार्य किया है और कर रही हैं, वो सच में सराहनीय है। और ये मैं और किसी की बात नहीं कर रही, हमारी परम पूजनीय दीदी माँ रितंबरा दीदी की बात कर रही हूँ, जिनके वत्सल्य ग्राम में मैं जाकर आई हूँ और मैंने वहाँ एक एक चीज़ को खुद सर्वे किया है कि वो किस तरीके से वहाँ पे बच्चों को एजुकेशन दे रही हैं और सारी चीज़ें उस पैसे को किस तरीके से सदुपयोग कर रही हैं। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि सच में यहाँ पे अगर आप दान पुण्य कर रहे हैं तो आप बिल्कुल आँख बंद करके यहाँ दान पुण्य दे सकते हैं। आपका पैसा सही जगह सही कार्य में जा रहा है। जो उन्होंने कहते ना एक नींव रखी है यशोदा माँ की, कि जन्म देने वाले से पालने वाला बड़ा होता है, उस नींव को उन्होंने सार्थक किया है। बहुत बढ़िया। तो अभी जब समाज के लिए हम कुछ काम करते हैं तो बहुत सारी चुनौतियाँ आती हैं, जी तो उन चुनौतियों का आप कैसे सामना करते हैं? सर, लाइफ अगर सच बताऊं तो हर पल एक नया चैलेंज लेके आती है,
पर मैंने ज़िंदगी से एक ही चीज़ सीखी है, जो डर गया वो मर गया। और गिव अप करना बहुत आसान होता है, लेकिन किसी चीज़ को कहते हैं ना, हैंडल करना, उसको संभालना, वो बहुत मुश्किल का काम होता है। लेकिन नामुमकिन कुछ भी नहीं होता है। जहाँ चाह होती है वहाँ राह ज़रूर होती है। और अगर आपका उम्मीद पक्का है कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ, तो वो चीज़ निश्चित आपकी होके ही रहती है। कभी वो कार्य आपका रुक नहीं सकता है। उसमें बाधाएं ज़रूर आ सकती हैं, पर वो रुकता कभी नहीं, अगर आपको खुद पे भरोसा है तो, और अपने होने वाले ईश्वर पे। बहुत बढ़िया। तो अ, बहुत बार ना न्यूज़ में भी आता है, जैसे मोदी जी ने भी बहुत सारे एनजीओ और ट्रस्ट हैं जिनको ब्लैक लिस्ट किया, जी। जो एक तरह से बिजनेस हब बने हुए थे। जी। तो अगर किसी, जैसे आपका एनजीओ है, आप समाज के लिए बहुत अच्छा काम कर रही हैं, अभी आपने एक रितमरा जी के एनजीओ के बारे में बताया, तो अगर किसी भी एनजीओ की ऑथेंटिसिटी चेक करनी है तो वो कैसे कर सकते हैं? सर मैंने आपको क्या बोला, जब आप वहाँ जाते हैं ना और वहाँ खुद सर्वे करते हैं, रहते हैं, तो आपको पता चलता है कहीं ना कहीं, कहते हैं ना, हमारा दिल, हमारा मन हमें आगाह कर देता है। हमें एक वाइब्स में, तो आप भी बिलीव करते होंगे कि पॉजिटिव होती है और एक नेगेटिव वाइब्स होती है। तो जब हम किसी भी जगह पे जाते हैं ना, तो हमें कहीं ना कहीं एक आभास पहले ही हो जाता है कि ये हमारे लिए पॉजिटिव है, ये हमारे लिए नेगेटिव है। तो आपका मन ही सबसे बड़ा जो है ना, हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए सबसे बड़ा, अगर कहूँ तो हमारा मन ही सबसे बड़ा जो है प्रधान है। वो हमें आगाह करता है, हमारा दिल, हमारा माइंड, कि ये चीज़ हमारे लिए सही है, ये चीज़ हमारे लिए गलत है। जैसे पुराने ज़माने में बोलते थे कि भाई तेरा मन टिके तो काम कर, सही मन है। ना टिके तो मत कर। सही है। तो वही है कि अगर किसी एनजीओ के बारे में पता करना है तो वहाँ विजिट करके वो क्या कर रहे हैं उनके बारे में जानकारी दे के फिर हमें ऑथेंटिसिटी चेक करके डोनेशन देना चाहिए। अब जैसे आप ये इतने सारे काम कर रहे हैं, अगर समाज में कुछ लोग आपके जुड़ के काम करना चाहें, एक टीम की तरह काम करना चाहें, तो उसके लिए उनको कहाँ और किससे कनेक्ट करना पड़ेगा? सर आप, मेरा नंबर हर जगह अवेलेबल है, आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। और मेरे और भी टीम मेंबर्स हैं, आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। और अगर आप जुड़ के काम करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। जैसा कि मैंने पहले बोला कि मुझे पैसा नहीं, साथ चाहिए, क्योंकि मेरा दिल से मानना है कि हमें इस सोच को बढ़ाने के लिए किसी न किसी को तो कदम आगे बढ़ाने होंगे। और जब तक इस चीज़ पे हम रोक नहीं लगाएंगे ना, कि सिर्फ पैसा दे देना सॉल्यूशन नहीं है, तब तक हमारा सिस्टम कभी भी सुधर नहीं सकता। तो इसके लिए हमें अपना माइंडसेट सबसे पहले बनाना पड़ेगा कि हम पैसा डोनेट करने से अच्छा है कुछ घंटों का, कुछ पल का समय निकाल के वहाँ जाएं। उससे दो चीज़ होती है सर, समाज में बदलाव, और आपकी भी इमेज अच्छी बिल्ड होती है। और आपको मन को जो एक सुकून मिलता है ना, वो सुकून पैसा दे के भी नहीं मिलता। जो सुकून आपको वहाँ जाके उस कार्य का भागीदार बन के उसमें शामिल होके मिलता है। बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि पैसा तो लोगों के पास अथाह है, जी। लेकिन आजकल एक कल्चर भी बन गया है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बिज़ी हूँ, जी। बिज़ी हूँ। अब चक्कर क्या है कि आप ये देखिए कि हर वक्त वो यूनिवर्स को एक मैसेज डाल रहा है कि मैं बिज़ी हूँ। अगर इसकी बजाय अगर वो ये मैसेज देना शुरू करे कि मैं इजी हूँ, तो टाइम क्रिएट होना शुरू हो जाएगा, ऐसी मेरी मानना है। और ऐसा मैंने अपने जीवन में किया है। मैं कभी भी किसी को नहीं बोलता कि मैं बिज़ी हूँ, मैं बोलता यस आई एम अवेलेबल। तो मुझे लगता है कि यहाँ मेरे पास टाइम बहुत है। लोग कहते हैं टाइम नहीं है, और मेरे पास टाइम मेरे पास अबंडेंस में है। सही। तो मैडम मैं ये देख रहा था कि हम जब से बातचीत करने लगे हैं, तो आपने पूजनीय माता जी और पिताजी के बारे में आपने बार बार जिक्र किया है, जी। बार बार। तो कुछ आप कहना चाहते हैं उनके बारे में? सर मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरा जन्म ऐसे माता पिता की छत्र छाया में हुआ, और उन्होंने मुझे आज इस काबिल बनाया है।
और मैंने ज़िंदगी में जो भी काम किए हैं मेरे माता पिता को समर्पित किया है। उन्होंने हमेशा मुझे अच्छी सीख दी, अच्छी परवरिश दी। मैं बेसिकली मुज़फ़्फ़रपुर बिहार से बिलॉन्ग करती हूँ, पर मेरे सराउंडिंग्स में मेरे फ्रेंड्स, मेरे नेबर्स जो भी मुझसे मिलते हैं, वो हमेशा एक ही बात कहते हैं कि तुझे देख के ये नहीं लगता सुगंधा कि तेरी परवरिश मुज़फ़्फ़रपुर बिहार में हुई है। तुझे देख के हमेशा यही लगता है कि तेरी परवरिश कहीं बाहर हुई है। तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि ये मेरे माँ बाप की सोच, उनकी परवरिश का नतीजा है कि आज आप लोग ये बात मुझसे कह पा रहे हैं। मैं जितना भी कहती हूँ ना आभार व्यक्त करूँ उतना कम होगा। आज वे मेरे बीच नहीं हैं, पर मेरे लिए वो आज भी अलाइव हैं, क्योंकि वो मेरे लिए कभी भी कहते ना मर नहीं सकते। उनका साथ, उनका साया, उनका आशीर्वाद मेरे साथ है और हमेशा बना रहे, मैं यही मानती हूँ। मैंने, अगर आपकी इजाज़त हो, 2 पंक्ति ज़रूर मेरी माँ के लिए बिल्कुल लिखा बिल्कुल है। कहिए, बिल्कुल कहिए। ममता के मंदिर की है तू सबसे प्यारी मूरत। ममता के मंदिर की है तू सबसे प्यारी मूरत। भगवान नजर आता है जब देखूं तेरी सूरत। नमन तुझको माँ हम सब करते हैं, तेरे चरणों में जन्नत है। माँ, 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 मेरी माँ, प्यारी माँ, मेरी माँ। बहुत सुंदर पंक्तियाँ। तो मतलब आ, ये 4 लाइनें सुन के ऐसा लग रहा है कि आप अपनी माँ को हमेशा मिस भी करती हैं और हमेशा साथ भी रखती हैं। जी, आपको हर पल ये महसूस होता है कि वो और कहीं नहीं, मेरे आसपास है। जी, एक और बात, हमने जब भी डिस्कशन किया, आपने हर सवाल के जवाब में श्याम बाबा के बारे में बात की। जी, तो ऐसा प्रतीत होता है कि श्याम बाबा की कृपा बहुत है आप पे, और श्याम बाबा की कृपा आप पे क्या, पूरे देश पे जो भी उनकी भक्ति करता है, जो उनके चरण में चला जाता है, तो श्याम बाबा अपनी कृपा बरसाने में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। तो श्याम बाबा के आप बहुत बड़ी भक्त हैं। और मुझे एक चीज़ और पता लगी कि आप भजन भी लिखती हैं। जी सर। मैंने 6 मंथ में 1100 भजन लिखे हैं और संपूर्ण अखंड ज्योति पाठ की रचना भी श्याम बाबा ने मुझसे करवाई है। बहुत बड़े। और मुज़फ़्फ़रपुर जो कि मेरा नेटिव प्लेस है, तो मेरे स्वर्गवासी दादाजी का सपना था कि हमारे घर में मंदिर का निर्माण हो, और मेरे पिताजी ने 1500 स्क्वायर फीट में बहुत बड़े मंदिर का निर्माण गृहस्थ जीवन में किया, जिसे आज पूरी दुनिया दूजे खाटू धाम के नाम से जानती है। और जब तक मेरे माता पिता जीवित थे, आज मेरे भैया भाभी हैं, स्वयं उस घर में 12 महीना बाबा की जोत होती है और निज हाथों से सेवा करते हैं। किसी पंडित को, किसी ब्राह्मण को हमने नहीं रखा है, और वहाँ 12 महीना पूजा होती है। और मैं 5 बरस की थी तब से पैदल पद यात्रा निशान लेके जाती थी, क्योंकि मेरे पापा का हमेशा से, जब मेरा जन्म जानकी नवमी का है, तो मेरे फादर ने हमेशा एक बात कहा कि मेरे टिप्पणी में लड़की का सुख नहीं था, पर मुझे लड़की चाहिए थी। तो श्याम बाबा की जो माता है एलवती माता, उनकी आराधना भी हमारे यहाँ होती है। तो उन्होंने उनसे मुझे मांगा था, और जिस दिन मेरी माँ ऑपरेशन थिएटर में थी, उस दिन उनके पास से एक पुष्प आके मेरे पिताजी के झोली में गिरा था, और उस दिन मेरा जन्म हुआ था। तो तब से मेरे माता पिता ने मुझे बचपन से यही सिखाया
कि हम तो तुम्हारे सांसारिक माँ बाप हैं, तुम्हारे सही मायने में माता पिता श्याम बाबा ही हैं। और मैंने बचपन से ही श्याम बाबा को सब कुछ माना है, मेरा सर्वस्व माना है। अखंड ज्योत के पाठ में एक सेकंड अध्याय में जब आती है बात की एलवती माता को ये संदेश मिलता है कि युद्ध के लिए उनको भेजना पड़ेगा बर्बरी को, उनका एक ही सहारा होता है। और जैसा कि आप भी जानते हैं कि जो ज़्यादा पूजा पाठ करता है तो उसको ताने तीसने संघर्ष परीक्षाएं से गुजरना पड़ता है। बिल्कुल। तो जब अच्छा होता है तो कोई आपसे पूछने कहने नहीं आता, लेकिन अगर आपके साथ कुछ भी गलत बुरा या समय का परिस्थिति का चक्र उल्टा चलने लगता है तो लोग आपसे दो सवाल करने ज़रूर आते हैं। तो ऐसे ही कुछ मेरे साथ भी हुआ कि लोग मुझसे कि तू तो इतना श्याम बाबा को मानती है, इतना पूजा पाठ करती है, तो फिर तेरे साथ श्याम बाबा ने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, तेरी माँ क्यों चली गई, तेरे पापा क्यों चले गए। तो मैंने हमेशा एक ही जवाब मेरे अंदर से मन में आई, विचलित हुई, लड़ाई भी बहुत करी मैंने श्याम बाबा से। जब मेरी माँ गई थी, मुझे याद है मैं 3 महीने उसके द्वारे नहीं गई, और उसने हमेशा मेरे शब्दों का मान रखा है, मेरे वचन की लाज रखी है। तो एक ही जवाब मेरे अंदर आया कि मैं तो मेरी माँ का एक लौता सहारा था, जिसको उसने दुनिया की भलाई के लिए त्याग दिया, जिसे आज दुनिया हारे के सहारे के नाम से जानती है कि जो भी हारेगा मैं उसका साथ निभाऊंगा। तो तू भी तो मेरी बेटी है ना। तू खुद को मुझे हमेशा कहती है कि आप मेरे पिता हो, सब कुछ हो, तो तू फिर मुझसे दूर तो नहीं है। तो तू कैसे उस परीक्षाओं से, उस संघर्ष से, उस परिस्थितियों से दूर रह सकती है। तो इस पे मैंने एकदम अपने मन को मना लिया कि बिल्कुल सही बात है। जब भगवान इतनी परीक्षा दे सकते हैं तो हम तो इंसान हैं, और मेरा तो जन्म ही जानकी नवमी का है। सीता जी ने तो अग्नि परीक्षा दी है, तो मैं इतनी परीक्षाएं तो दे ही सकती हूँ। और भगवान भी उसको ही चुनता है जो उस काबिल होता है, हर किसी को नहीं टेस्ट लेता। उसको पता है कि ये पास हो जाएगा या हो जाएगी, तभी उसको परखता है। बहुत बढ़िया। तो तो सुगंधा जी ने आपने आज बहुत सारे विचार, अपनी जर्नी, अपनी एनजीओ के बारे में, अपने माता पिता के बारे में, श्याम बाबा के प्रति उनका समर्पण, उनकी भावना, आज बहुत कुछ हमारे साथ शेयर किया। और समाज के लिए जो ये काम कर रही हैं, जो इन्होंने बीड़ा उठाया, ये बहुत सुंदर कार्य कर रही हैं। तो मैं चाहता हूँ कि अगर कुछ लोग इनके साथ सहयोग करना चाहते हैं, इनके साथ मिल के कुछ करना चाहते हैं, समाज को कुछ कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं, तो ज़रूर इनसे मिलिए। पॉडकास्ट के वीडियो में हम अपना जो है बीच में काट देना यार, पॉडकास्ट के वीडियो में हम सुगंधा जी का नंबर डाल देंगे, तो डायरेक्टली आप उन्हें कनेक्ट कर सकते हैं और अपनी सेवाएं दे सकते हैं। और सुगंधा जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so बहुत much. बहुत धन्यवाद। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। थैंक थैंक यू सो थैंक मच यू। सर।